नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इलाहाबाद उपचुनाव आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का पहिया। आप डोर टू डोर जाकर कर सकेंगे अपील। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता। डीएपी खाद को लेकर चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दी जानकारी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के 7 साल हुए पूरे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 7 सवाल पूछते हुए किया विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद उपचुनाव में प्रचार आज बंद हो जाएगा। आमतौर पर चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद किया जाता है, लेकिन इस बार 72 घंटे पहले ही इसे रोक दिया गया। आज 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर ही जाकर वोट की अपील की जा सकेगी। बता दें कि इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान होना और करीब 1,86,000 मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा पुलिस के अलावा कंपनियों को चुनाव के मद्देनजर इलाहाबाद में तैनात किया गया है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने डीएपी खाद को लेकर चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डीएपी की कमी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डीएपी दिया गया है। कालाबाजारी रोकने को लेकर व्यवस्था की गई है। धान खरीद लगातार जारी है और अब तक पिछले साल के मुकाबले ज्यादा धान खरीदा गया है। डीएपी का प्रदेश में एक्स्ट्रा स्टॉक उपलब्ध है। यूरिया की प्रदेश में 11 लाख मीट्रिक टन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,23,373 मीट्रिक टन खाद आ चुकी है। यूरिया की कुल बिक्री 90,216 मीट्रिक टन हुई है। वहीं पिछले साल इस अवधि में 66,245 मीट्रिक टन की बिक्री हुई थी। दलाल ने यह भी कहा कि पिछले साल 2,46,000 मीट्रिक टन की बिक्री हुई थी। वहीं 3 लाख मीट्रिक टन की जरूरत प्रदेश में और पड़ेगी। इस साल 1 अक्टूबर को 85,293 टन डीएपी आया और 1,53,000 से ज्यादा मीट्रिक टन अब तक कुल जा चुका है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यह भी कहा कि हमारे पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। कहा जाता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी बाकी की ज्ञान इंद्रियां काफी तेजी से काम करती हैं। इसी के चलते सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। अब सरकारी दफ्तरों में ऐसे निशान लगाए गए हैं जिन्हें लाठी से हील वे लोग पहचान सकेंगे और उसके बाद अपना रास्ता भी वे लोग खुद तय कर सकेंगे। यही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में 2 लोगों को भी दिव्यांगों की मदद करने के लिए खास कर रखा गया है, ताकि अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सरकारी दफ्तर में अपने किसी भी कार्य के लिए आए तो उसे किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। जैसे कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए, तो हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहनें हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने जो इनके ब्रेन लिपि में होता है वो सारा इंडिकेशन किया हुआ है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आप जैसे बाहर अगर गली में अभी देखोगे तो वहाँ पे हर चीज़ उनकी ब्रेन लिपि में नीचे मार्क की गई है, ताकि वो ईजिली गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क्स उनके हैं वो उनको ईजिली किया जा सके। जैसे मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंट्री के लिए रैंप, यहाँ पे सरल सेंटर है तो सरल सेंटर के वहाँ एंट्री पर रैंप दिया गया है, और जो वॉशरूम्स हैं वो दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल बनाए गए हैं उसी हिसाब से। एंड गवर्नमेंट ऑफिस की जो नेम प्लेट होती है कि कौन सी अधिकारी की कौन सी ऑफिस है, तो उसके लिए भी उनके ब्रेन लिपि में उनके मार्किंग की गई है, और उनको जाने के लिए बीच में अलग से एक अलग स्ट्रिप दी गई है, ताकि वो अब उनके पैर से मार्किंग से उनको पता चल जाए कि ये रास्ता आगे कहाँ जा रहा है। असिस्टेंस के लिए यहाँ पे हमने 2 गार्ड लगा रखे हैं जो सरल सेंटर पे खड़े रहते हैं। अगर उनको कोई भी किसी भी टाइप की असिस्टेंशिप चाहिए होती है तो गार्ड उनको सपोर्ट करते हैं। रिगार्डिंग वॉशरूम्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई, या फिर रैंप पे आने जाने के लिए हो गया, या किसी काउंटर पे कोई फैसिलिटी चाहिए, उस चीज़ के लिए 2 गार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं। सभी सरकारी विभागों के द्वारा अलग अलग तरह के अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे में बिजली विभाग के द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग के कर्मचारी लोगों के मीटर चेक कर रहे हैं और यह जांच कर रहे हैं कि आखिर कहीं बिजली की चोरी तो नहीं हो रही है। और इस अभियान में उन्हें भारी सफलता भी मिली और अब तक कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं जो बिजली की चोरी करते थे। बिजली विभाग सुपरिटेंडेंट ने बताया कि बिजली की चोरियां काफी ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके चलते एक अभियान चलाया गया। पिछले 2 दिनों के अंदर उनके द्वारा लगभग 1100 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 151 ऐसे कनेक्शन थे जो बिजली की चोरी किया करते थे। तो इसमें ये डायरेक्शन स्पेशल कैंपेन का नॉर्मली ऊपर से आया था हमारे को मैनेजमेंट लेवल पे
बहुत सारे ऐसे जो डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स हैं टारगेट उनको किया गया था और कुछ स्पेशल कैटेगरी थी एलएस की और एसपी की और एमएस की, उसको भी टारगेट किया गया था, जैसे आरओ हो गए, स्क्रीनिंग प्लांट्स हो गए। तो इसमें 2 दिन की कैंपेन में अभी तक जो हमें सफलता मिली है, टोटल जो चोरियां हैं वो 151 चोरी हमने पकड़ी है। 1150 के करीब कनेक्शन हमने चेक किए थे और जो टोटल लोड डिस्कवर हुआ है उसमें 314 किलोवाट का बेसिकली जो हमारी एक सरचार्ज वेवर स्कीम लॉन्च हुई है उसका भी हमने कुछ प्रमोशन की थी, लेकिन अभी तक बहुत रिस्पांस बेटर नहीं आ रहा था। तो ये चोरी पकड़ने का मेन उद्देश्य ये भी था कि जो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को अडॉप्ट करें, जिससे कि वो स्ट्रीमलाइन में आ सकें। यूनिट पुंडरी में एचएसईबी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी ने दूसरे दिन भी एससी कैथल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता यूनिट सचिव राकेश कोटरा ने की और वह मंच का संचालन यूनिट में वरिष्ठ उप प्रधान संजय पिलानी ने किया। इस मौके पर यूनिट प्रधान जितेंद्र बाकल ने कर्मचारियों को बताया कि विभाग की तरफ से सर्कल कैथल में 38 एलडीसी यूडीसी आए हुए हैं, लेकिन एससी कैथल ने यूनिट पुंडरी की अनदेखी करते हुए व भेदभाव रवैये के चलते सिर्फ 9 एलडीसी यूनिट पुंडरी को दी। उन्होंने बताया कि अगर एससी कैथल अपने इस भेदभावपूर्ण रवैये को नहीं बदलते तो यूनिट पुंडरी इस विरोध प्रदर्शन को और भी तेज करने से पीछे नहीं हटेगी। अगर इस दौरान कोई भी औद्योगिक शांति भंग होती है तो एससी कैथल व प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, हम जो हैं यूनिट पुंडरी के सदस्य हैं और मैं यूनिट सचिव राकेश कोटड़ा हूं। हम हेड ऑफिस भिवानी के सच्चे सिपाही हैं। जब तक हमारी जो जायज़ मांगे हैं, यदि विभाग में कर्मचारी ही नहीं रहेगा, विभाग को हमारे को जो कर्मचारी ही नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे। मेरे टेक्निकल स्टाफ को अभी गत दिवस में 2 दिन पहले जो चोरियां पकड़ी गई हैं, मेरा टेक्निकल स्टाफ 24 घंटे 2 दिन में 48 घंटे हुए, 48 घंटों में मात्र 8 घंटे सोया है। वो इतनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के होते हुए भी मेरा जो स्टाफ है दिन रात कंप्लेंट है, ऑनलाइन कंप्लेंटें आती हैं, चोरी पकड़ रहा है, ऑफिस में काम है, बिलिंग का काम है, रेवेन्यू लॉसेज बढ़े जा रहे हैं। आप ये देखो ना, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। अधिकारी के कान पे जो है ना जूं तक नहीं रेंग रही है। एससी कैथल है वो अपनी मस्ती में बैठा है। हमने बार बार उनसे मीटिंग की, अपनी आवाज़ उठाई हमने एससी कैथल के समक्ष भी, हमारे को स्टाफ दो। आप काम तो ले रहे हो लेकिन स्टाफ तो होना चाहिए ना। अब जो है ऑफिस में टेक्निकल स्टाफ बैठा है, यदि हम टेक्निकल को बाहर निकालते हैं तो क्लैरिकल जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यूनियन का हर एक सिपाही जो है, यूनियन का हर एक पदाधिकारी दिन रात मेहनत में लगा हुआ है, लेकिन उसके अधिकारी वर्ग जो है ठल्ली बैठे है बिल्कुल। एससी कैथल को क्या पता फील्ड में क्या क्या समस्या आ रही हैं। एससी कैथल ने नए एलडीसीओं को अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी तानाशाही के चलते अपनी गोद में बिठा लिया और पुंडरी यूनिट को मात्र जो है 8 एलडीसी दे रहे हैं। और जबकि पुंडरी यूनिट में जो है 4 सब डिवीजन आती हैं, तो 8 एलडीसीओं से आप ये बताइए क्या मिलेगा सब डिवीजनों को। उसके बाद जो है डिवीज़न में भी एलडीसी की ज़रूरत है, वहाँ पे भी टेक्निकल काम कर रहे हैं। तो ये हमारी जायज़ मांगे हैं। जब तक हमारी जायज़ मांगे नहीं पूरी होंगी, अभी तो 2 घंटे की मात्र जो है गेट मीटिंग चल रही है, इस गेट मीटिंग को हम जो है अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकते हैं। ये चेतावनी मैं जो है ना आपके मीडिया बंधु चैनल के माध्यम से अधिकारी तक पहुँचाना चाहता हूँ। करनाल जिले के नीलोखेड़ी में एक ही परिवार के 6 सदस्यों पर गाड़ी चढ़ाने वाले एक युवक को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 10 अक्टूबर को नीलोखेड़ी की हैफेड कॉलोनी में अमन नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार के कई सदस्यों पर अपनी एंडेवर गाड़ी चढ़ा दी थी और इस दुखद हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत और उपचार के दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल भी हुए थे। इस मामले में दलित समाज के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए शहर में जाम लगाकर धरना भी दिया था। अमन की गिरफ्तारी के बाद आईपीएस अधिकारी हिमांद्री कौशिक ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि फरार हुए आरोपी अमन और उसके पिता को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी। यही नहीं, अमन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आखिर करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा और बुटाना थाना टीम ने वारदात के 16 दिन बाद अमन को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। अमन के पिता बलविंदर अब भी फरार चल रहे हैं। 10 तारीख को एक वारदात हुई थी बुटाना थाना के एरिया में हैफेड कॉलोनी में, जिसमें एक अमन नामक युवक ने अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद तेजी से एंडेवर उन पे चढ़ा दी और लोगों को चोट आई और उसमें 2 लोगों की कुचलकर मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद से ही आरोपी फरार था और इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें रोज़ दिन रात प्रयास कर रही थी और आज ही ये पुलिस की गिरफ्त में आया। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम और एसएचओ बुटाना ने इसको गिरफ्तार किया और कल इसकी हम कोर्ट में इसको पेश करेंगे
और आगे जिनके भी नाम सामने आएंगे उनकी भी इनके पिता पर भी आरोप था कि पिता ने भी जो है हाँ वो जी, शह दी हाँ है, जी। वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। हाँ जी, इसकी पूछताछ होगी और जो भी अन्य लोग इस मामले में आरोपी पाए जाएंगे उनको भी गिरफ्तार। 2 लोगों की मौत हुई थी। हाँ जी, 2 लोगों की अरेस्ट मौत हुई मैम थी। कहाँ से किए इसको? इसको कुरुक्षेत्र से अरेस्ट किया। मैम 3 लोगों को और भी पुलिस ने अरेस्ट किया हाँ जी, हाँ जिन्होंने जी। इसको पनाह दी हुई थी। जिन्होंने भी इनको आश्रय दिया था, पनाह दी थी, उनको भी अरेस्ट किया। इसके एक रिश्तेदार हैं और इसके 2 दोस्त हैं। कुछ 3 और और लोग लोगों भी की हैं जिनकी अरेस्ट गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? ये तो हमारे लिए अनुसंधान का विषय है। कल जब हम इनको वापस इनकी पुलिस कस्टडी लेंगे तब फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी गिरफ्तार होना चाहिए मैम, होगा। जानकारी मिली हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के 7 साल पूरे होने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 7 सवाल पूछते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार को आज यानी 27 अक्टूबर को 7 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर मनोहर लाल कैबिनेट के मंत्री अलग अलग विधानसभा में जाकर प्रदेश सरकार के कमाल गिनाने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा गिनाई जा रही उपलब्धियों को टक्कर देने के लिए आज कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। सीएम सिटी करनाल में जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बार पार्टी ने बकायदा 7 सवालों की एक लिस्ट जारी करते हुए सरकार से इसका जवाब मांगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। इस बार पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया और इसी के साथ इन सवालों का जवाब मांगने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। देखिए, प्रधानमंत्री का तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को जुम्मेदार प्रधानमंत्री है, तो केंद्र में वो प्रधानमंत्री हैं, केंद्र के हैं और केंद्र ही रेट बढ़ाता है। उसके लिए हमने उनका पुतला जलाया है ताकि शायद उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे और रेट कम करने की कोशिश करें। 7 सवाल पूछे गए आज भाजपा से क्योंकि 7 साल आज पूरे हुए हैं भाजपा हाँ। को, उसे लेकर क्या कहेंगे? आज 7 साल पूरे हुए हैं, उसी को लेकर हमने 7 सवाल करे हैं। सवाल तो 77 भी हो सकते थे, सवाल तो 144 भी हो सकते थे, सवाल तो 288 भी हो सकते थे, लेकिन 7 सवालों में हमने संकोच के करना था। 7 सवाल पूछे हैं जो आपके माध्यम से हमने मेमोरेंडम दिया है। जी, और खास बात ये रही कि अधिकतम जो सवाल थे वो मुख्यमंत्री के शहर से ही जुड़े हुए हैं, करनाल से जुड़े हुए हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीएम सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया गया था, सीएम सिटी बना, सीएम सिटी रोहतक था, सीएम सिटी हिसार था, भिवानी था, सिरसा था, जहाँ बहुत बढ़िया काम हुए हैं। ये सीएम सिटी के लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं भी क्यों हम ठगे गए, दोबारा फिर ठगे गए। लेकिन अब की बार हम बिल्कुल तैयार हैं, दोबारा बाहरी आदमी को, ऐसे आदमी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। त्योहारों के सीजन में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। करनाल जिले के घरोंडा में भी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सेम फ्रैंक टीम के साथ मिलकर हाईवे पर स्थित सिंगला डायरी में छापेमारी की और इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खोया, पनीर व घी बनाया जा रहा था। इसे बेहद असुरक्षित कंडीशन में स्टोर किया गया था और रेड में खुलासा हुआ है कि बर्फ की फैक्ट्री की आड़ में जिन बर्फ खानों में मावा और दूध स्टोर किया गया था उनमें गंदगी की भरमार के साथ फंगस भी लगी हुई है। और इस छापेमारी में करीब 4200 किलो दूध, 200 किलो मावा, 200 किलो मावा, 80 किलो पनीर और 500 किलो घी बरामद हुआ है। और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्ट्री से सैंपल भी ले लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कादियान ने बताया कि अभी तक फैक्ट्री के लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए गए। फैक्ट्री से लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के बाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उसके सभी प्रोडक्ट असली और सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि बर्फ फैक्ट्री में रखा गया मावा और दूध 4-5 दिन पुराना है। जी संदीप है जी। तो कैसे क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे माँ अपनी दूध आता है जी, वहाँ अपने निकालते हैं। कैसे क्या कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से आज? प्रशासन देखो ही क्या करेगा, अभी आए हैं देखते क्या करता है। हाँ, तो काफ़ी मात्रा में दूध है, पनीर है, मावा है। वो जी ये तो डेली कोई गड्डी खड़ी है, अभी दूध आया है। हाँ। ये नहीं कोई बेईमानी कर रहे हैं। हाँ। दूध मंगवाते हैं बाहर से तब सामान बनाते हैं। हाँ, तो ये जो है अंदर जो सामान है, माल पड़ा है आपका, कितने दिन पुराना होगा ये? वो जी ये स्टॉक होता है 5-7 दिन का, तो ये तो नहीं देखो जी सारा ताज़ा सौदा एकदम मावा निकाल कर मिल जाता है जी। हाँ, 5-6 दिन का तो होता है। नहीं तो ये बर्फ़ की फैक्ट्री में क्यों रख रखा आपने? वो जी में खराब नहीं होता जी। हाँ, दिक्कत नहीं आती, खराब नहीं होता। तो कितने दिन पुराना है ये? बता दो रहे 5-7 दिन का पुराना है जी। इतने गंदे हालात में रखा है, उसमें काई फूई फफूंदी लगी हुई है। उसमें फफूंदी नहीं लगती जी। हाँ, उसमें फफूंदी अगर ठंडे में फफूंदी मिल गई, बर्फ ही जम गई, उसको फफूंदी कहाँ से? नहीं आप देखो, आपने देखा नहीं है? मैंने देखा है जी, फफूंदी नहीं है, चाहे रहता ना ऊपर सामान से उठाते हैं तो हाँ। थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है। तो अभी कितना होगा स्टॉक आपके पास? वो जी 100
160 किलो मावा है जी। हाँ। और 7 क्विंटल दूध है, 6 क्विंटल 7 क्विंटल। और पनीर कितना है? पनीर है जी 70 किलो, 80 किलो लुफा दिया जी, 80 किलो। ये है। हाँ जी। तो ये आप कह रहे थे किसी और का भी रखा हुआ आपके यहाँ? नहीं, वो अपना ही है जी, वो जो ले गया निकाल कर। हाँ, किसी और का तो स्टॉक नहीं? नहीं, किसी। कहाँ सप्लाई करते हैं आप? वो जो ग्राउंड में सप्लाई है, कहीं नहीं जाते। हाँ। हमारा इतना बड़ा काम नहीं है, हम सिर्फ ग्राउंड में सप्लाई करते हैं। ये तो फूड सेफ्टी के कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है? लाइसेंस बनवा रखा है, लाइसेंस अभी अप्लाई कर रखे है। गौरव नारंग साहब जो है सी हमारे, अभी उनसे करवाया। अभी है नहीं आपके पास? बर्फ फैक्ट्री का लाइसेंस है आपके पास? वो बनवा रखा है, वो भी दोनों चीज़ इकट्ठी दे रखी है। अभी नया काम चालू किया है 3-4 महीने 5 महीने, लॉकडाउन के बाद काम। अभी कुछ नहीं है यानी? अभी जो चालू कर रहे हैं। ठीक। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।